दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है रविवार 10 जनवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों राजधानी पटना के गांधी मैदान में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार कोरोना और उसके प्रकोप से संबंधित झांकी दिखाई जाएगी। हालांकि गणतंत्र दिवस समारोह में सीमित लोगों को ही प्रवेश की इजाजत होगी। जी हां, जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। दोस्तों तेजस्वी यादव नए साल में पहली बार बिहार पहुंचते ही एनडीए पर जमकर सियासी हमला बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार की चल रही सरकार को बिहार के लिए अभिशाप बताते हुए कहा कि हमने पहले ही कहा था कि बिहार में एनडीए की सरकार गिरेगी। तेजस्वी यादव ने दावा करते हुए कहा कि एनडीए की वर्तमान सरकार गिरेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने जदयू को चौथे नंबर की पार्टी बना दिया है, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे तीसरे नंबर की पार्टी बनाया है। तेजस्वी यादव ने 16 साल से चल रही नीतीश सरकार को बिहार के लिए अभिशाप बताते हुए कहा कि बिहार सबसे नौजवान प्रदेश हैं, लेकिन इन लोगों ने बिहार को बेरोजगार और मजबूर प्रदेश बना दिया है। हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि ये जनादेश की चोरी करके सत्ता में आए हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार से छात्र, किसान, मजदूर, जीविका दीदी, सरकारी कर्मचारी सभी लोग त्रस्त हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह सरकार सत्ता की लोभी है और सत्ता के लोभ में बिहार को बर्बाद कर दिया है। दोस्तों नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लोक सेवा का अधिकार अधिनियम में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद आज आय, जाति या आवासीय जैसे प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जी हां, अब से तय समय में ही यह प्रमाण पत्र बनकर संबंधित व्यक्ति के ईमेल पर आ जाएगी, जिसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाला जा सकता है। जी हां, और इसकी एक सॉफ्ट कॉपी को ऑनलाइन सुरक्षित करके भी रखा जा सकता है। जी हां, आप जब चाहे इसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जिन 5 सेवाओं में सरकार ने यह सुविधा दी है उनमें से जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र शामिल है। जी आपको बता दें कि आरटीपीएस के जरिए अभी 66 तरह की सेवाएं दी जाती है, जिनमें 70% आवेदन केवल इन्हीं 5 प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए आते हैं। आपको बता दें कि छात्रों को इस नई सुविधा से काफी लाभ मिलेगा। दोस्तों बिहार में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार की फजीहत हो रही है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने कल डीजीपी को तलब किया था और फिर कई दिशा निर्देश दिया था, जिसके बाद डीजीपी एक्शन में आ गए हैं। जी हां, नीतीश कुमार के साथ बैठक के बाद डीजीपी एके सिंघल ने डीजी सेल में तैनात 23 पुलिस कर्मियों को हटा दिए हैं। जी हां, इसमें कई डीएसपी, इंस्पेक्टर, दारोगा शामिल थे। सभी को वापस अपने जिले में योगदान करने का निर्देश दिया है। जी हां, इनको मुख्यालय से हटा दिया गया है। बिहार में रोज बैंक लूट, आभूषण दुकान कारोबारी से लूट और कई तरह की घटनाएं रोज हो रही है, जिसे विपक्ष बिहार की सुशासन की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कि विपक्ष महाजंगल राज का नाम दे रहे हैं। जी ऐसे में सीएम नीतीश कुमार अधिकारियों को क्राइम कंट्रोल करने को लेकर कई आदेश दे रहे हैं। जी इसको लेकर हाल ही के दिनों में वे पुलिस मुख्यालय में 2 बार अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं और चेतावनी भी दे चुके हैं। दोस्तों कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार को बातचीत बेनतीजा होने के बाद ही किसानों ने अपनी बैठक की तारीख तय कर दी है। जी हां, कुंडली बॉर्डर पर 10 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सरकार के रुख को लेकर चर्चा की जाएगी। जी हां, इसके अगले दिन 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, वहां रुख देकर बड़ा फैसला ले सकती है। जी हां, सरकार 26 जनवरी की परेड के ऐलान को देखते हुए किसी तरह किसान नेताओं को मनाने में जुटी हुई है, जबकि किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारतीय किसान संगठनों को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट किसानों के हक में फैसला लेगा। अब किसानों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, क्योंकि सरकार से किसी तरह की उम्मीद नहीं है। सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है कि वह कानून रद्द करने की जगह केवल संशोधन पर विचार करेगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता शमशेर सिंह ने कहा है कि किसान यहां जान देने को तैयार है और वे एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार आखिर चाहती क्या है। सरकार यह बताए कि उसे समाधान करना है या फिर किसानों पर वार करना है। इसके साथ ही किसानों ने आंदोलन को तेज करने के लिए जनसंपर्क बढ़ा दिया है और गांव-गांव जाकर हर घर से एक व्यक्ति को भेजने की अपील करनी शुरू कर दी है।
दोस्तों सीमांचल में पर्यटन विकास की संभावनाओं को मूर्त रूप देने की कवायद शुरू हो गई है। जी हां, गोगा बिल झील, गंगा कोसी संगम स्थल, गोरखनाथ धाम मंदिर, अररिया इको पार्क, पूर्णिया का काझा कोठी तालाब, प्राचीन पूर्ण देवी मंदिर जैसे तमाम ऐतिहासिक और फिर सांस्कृतिक महत्व के स्थलों की सूची तैयार की जा रही है। इसको लेकर इन स्थलों पर अब तक हुए कार्य, वहां की जरूरत और फिर पर्यटन की संभावनाओं को लेकर हर आवश्यक पहल करने की कवायद शुरू हो गई है। खासकर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा इन मामलों को गंभीरता से लिए जाने के बाद इन स्थलों की सर्वगीण विकास की उम्मीद और बढ़ गई है। जी हां, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की पहल के बाद कटिहार के मनिहारी अनुमंडल स्थित गोगाबिल झील, पक्षी विहार और मनिहारी गंगा घाट के विकास की जमीनी कवायद शुरू हो चुकी है। जी हां, कटिहार के साथ साथ पूर्णिया, अररिया और किशनगंज के कई स्थानों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की कवायद है। अररिया के इको पार्क को और विकसित करने की पहल होगी। जी हां, इसके अलावा पूर्णिया के काझा कोठी तालाब जैसे स्थलों का महत्व को संजीवनी प्रदान करने की कोशिश होगी। दोस्तों मुस्लिम वोटों पर नजर रखते हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में कूदने वाले असदुद्दीन ओवैसी को ममता बनर्जी ने अपने दांव से बड़ा झटका दिया है। जी हां, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के कार्यकारी चीफ AK अब्दुल कलाम ने पाला बदल लिया है। जी हां, पार्टी के कई और सदस्यों के साथ वे TMC में शामिल हो गए हैं, यानी कि तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद ओवैसी ने बंगाल में भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों पर अच्छी पकड़ रखने वाले TMC के वोटरों में यदि ओबीसी सेंध लगाते हैं तो फिर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है। जी हां, खुद ममता बनर्जी अपना ये डर जाहिर भी कर चुकी है। दोस्तों बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के तत्वाधान में 11 जनवरी से फौकनिया की परीक्षा प्रारंभ होगी। जी हां, परीक्षा के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। रविवार को सभी केंद्र पर सैनिटाइजर का छिड़काव होगा। इसके बाद परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था कर ली जाएगी। जी हां, कोरोना संकट के बीच ये पहला मौका है जब राज्य स्तर पर कोई परीक्षा आयोजित की जा रही है। बगा अनुमंडल में कुल 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। जी हां, परीक्षार्थियों को मास्क लगाकर ही सेंटर पर आना होगा। सेंटर में फिजिकल डिस्टेंसिंग के बीच कड़ी जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति होगी। दोस्तों कई राज्यों में फैले बर्ड फ्लू के खतरे को देखकर लोग काफी सावधानी बरत रहे हैं, जिसकी वजह से अंडे और चिकन की बिक्री पर काफी असर पड़ रहा है। बर्ड फ्लू के कारण कई शहर में चल रहे मुर्गी पालन और फिर अंडों की बिक्री में काफी असर पड़ा है। मुर्गी पालन करने वाले और अंडों की ठेला लगाने वालों ने कहा है कि बिक्री काफी कम हो गई है, इससे काफी घाटा भी हुआ है। एक अंडे की ठेला लगाने वाले व्यक्ति ने कहा है कि बर्ड फ्लू से काफी असर पड़ा है। 2 दिन से सीधे आधी भी बिक्री नहीं हुई है। ग्राहक भी काफी संख्या में कम आ रहे हैं। 5 राज्यों में फैले बर्ड फ्लू से काफी असर रहा। दुकान पर आने वाले ग्राहकों ने भी इसकी चर्चा की। जब बर्ड फ्लू की वजह से काफी नुकसान हुआ है। अंडों का कारोबार कर रहे कारोबारी ने कहा है कि वे बाहर से अंडा मंगवाते थे। कई गाड़ी मध्य प्रदेश से भी आती थी। इसके अलावा हरियाणा से भी अंडा मंगाया जाता था। कल गाड़ियां नहीं आई, इससे काफी नुकसान हो रहा है। सर्दी में जिस तरीके से अंडे की बिक्री होती थी, इस बर्ड फ्लू के कारण हालात काफी खराब हो गया है। दोस्तों बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए इच्छुकों को परिवहन कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था, जिसे मुक्ति दिलाने के लिए परिवहन मंत्रालय ने वाहन अधिनियम में संशोधन करके कागजात के नाम पर सिर्फ आधार कार्ड को आवश्यक बताते हुए ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया काफी आसान कर दिया है। इसे बनवाने के लिए पहले परिवहन कार्यालय का कई बार चक्कर लगाना पड़ता था, इससे अधिक तो एजेंट के द्वारा भी लोग बनवाते थे और जिससे अधिक राशि खर्च करना पड़ता था। इन समस्याओं को दूर करने के लिए परिवहन मंत्रालय ने वाहन अधिनियम 1989 में संशोधित किया। इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब ज्यादा कागजात की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड से ही ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। दोस्तों देश के किसान आज जिस मोड़ पर खड़े हैं उसके लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जी हां, किसान ये खुलकर कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया है। सवाल यह है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने जो कुछ किया है उसने अचानक किया है या फिर इसकी नींव कई साल पहले ही डाल दी गई थी। किसानों के साथ आज जो कुछ हो रहा है इसकी भविष्यवाणी पहले राहुल गांधी ने साल 2015 में ही कर दी थी। जी हां, यानी कि करीब 6 साल पहले ही उन्होंने ये बता दिया था कि मोदी सरकार की जो मंशा किसानों और फिर मजदूरों को
को लेकर है वो ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने अप्रैल 2015 में संसद में यह कह दिया था कि अगर यही हाल रहा तो फिर आने वाले सालों में किसान और फिर सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने राहुल गांधी का वह वीडियो ट्वीट किया है। जी हां, उन्होंने वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी के 5 साल पहले हुए भविष्यवाणी शब्द कृषि भूमि और कृषि उद्योगपतियों को सौंपने के लिए कैसे सरकार किसानों को कमजोर कर रही है। राहुल गांधी वीडियो में कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के किसानों की जो जमीन की कीमत है वह तेजी के साथ बढ़ रही है। आपके जो उद्योगपति दोस्त हैं वे इस जमीन को चाहते हैं। साथ में राहुल गांधी ने वीडियो में कहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं, एक तरफ से किसान और मजदूरों को कमजोर कर रहे हैं, उस वक्त जब किसान कमजोर हो जाएगा, जब वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, फिर आप उसके ऊपर अपनी अध्यादेश कुल्हाड़ी मारेंगे, यानी कि बिल लाएंगे। इसलिए आप 60% लोगों को नजरअंदाज कर रहे हो। राहुल गांधी ने आगे वीडियो में कहा है कि प्रधानमंत्री जी को मैं एक सुझाव देता हूं। वे देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़े लोगों की सरकार है, लेकिन देश में 60% मजदूर और किसान हैं। उनको राजनीतिक फायदा होगा अगर वे अपनी साइड बदल दे। जो वादे आप लोगों ने उद्योगपतियों के लिए किए हैं वे वादे अगर आप लोग तोड़ेंगे तो फिर हमें नुकसान होगा। आप बड़ी गलती कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने जो राहुल गांधी का वीडियो शेयर किया है वो वीडियो भी आप आगे देखिए। और राहुल गांधी ये बात आज नहीं बल्कि आज से 6 साल पहले यानी कि साल 2015 में कह चुके हैं। हिंदुस्तान के किसान की जमीन की जो कीमत है वो तेजी से बढ़ रही है और आपके जो कॉर्पोरेट दोस्त हैं वो जमीन को चाहते हैं। और आप क्या कर रहे हो, एक तरफ से सुनिए आप क्या कर रहे हो, एक तरफ से किसान को मजदूर को आप कमजोर कर रहे हो और उसका जब वो कमजोर होगा, जब वो खड़ा नहीं होगा अपने पैरों पे, फिर आप उसको अपने ऑर्डिनेंस की कुल्हाड़ी मारोगे। प्रधानमंत्री जी को मैं एक और सुझाव देता हूं। वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, बड़े लोगों की सरकार है, मगर देश में 60% किसान मजदूर है। उनको राजनीतिक फायदा होगा अगर वो अपनी साइड बदल दें। अगर वो जो वायदे किए हैं आप लोगों ने कॉर्पोरेट्स को, अगर आप लोग वो वायदे तोड़ोगे हमें नुकसान होगा। आप बड़ी गलती कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप किसानों को, मजदूरों को चोट पहुंचा रहे हो और आने वाले समय में वो आपको चोट पहुंचाएंगे। दोस्तों, इन दिनों आलू और अरहर की दाल सस्ती जरूर हो गई है, मगर इसके बाद भी रसोई का बजट संतुलित नहीं हो पा रहा है। जी हां, आलू और अरहर की दाल सस्ती होने के बाद अब मूंगफली, सोयाबीन और सरसों तेल के दाम आसमान छूने लगे हैं। सरसों तेल के दाम में प्रति लीटर 15 से 20 रुपए का इजाफा हुआ है। यही हाल मूंगफली और सोयाबीन के तेल का भी है। जी हां, गृहिणियों का कहना है कि तेल का दाम बढ़ने से रसोई का बजट बिगड़ गया है। पिछले साल सरसों की फसल बहुत अच्छी नहीं हुई थी, मौसम की मार से पैदावार पर काफी प्रभाव पड़ा था। यही हाल मूंगफली और सोयाबीन का भी रहा। जानकारों का कहना है कि यही वजह है कि तेल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लॉकडाउन के दौरान सरसों का तेल 90 रुपए किलो बिक रहा था, जो अब बढ़कर 140 से 145 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। सरसों के अलावा अन्य खाद्य तेलों के दाम भी पिछले कुछ दिनों के दौरान बढ़े हैं। जी थोक में लॉकडाउन के दौरान सोयाबीन का तेल 1300 रुपए से 1350 रुपए में 15 लीटर मिल रहा था, जो अब बढ़कर 1900 से 1950 रुपए तक पहुंच गया है। लोगों का मानना था कि सहलग के चलते दाम बढ़े हैं, लगन खत्म होने के बाद दाम घटने की उम्मीद थी, मगर ऐसा नहीं हो सका। एक व्यापारी ने बताया कि दिसंबर की तुलना में जनवरी में सरसों, सोयाबीन और मूंगफली के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दूं कि 1 दिसंबर में सरसों तेल का दाम था 120 से 130 रुपए प्रति किलो, जो अब 1 जनवरी को हो गया है 140 से 150 रुपया। 1 दिसंबर में मूंगफली तेल का दाम था 145 से 155 रुपए किलो, जो अब हो गया है 160 रुपए से अधिक। दोस्तों, अगले हफ्ते टीकाकरण शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। जी हां, टीकाकरण की चाक चौबंद तैयारी को परखने के लिए शुक्रवार को पूरे देश में एक बार फिर से इसका पूर्वाभ्यास किया गया, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पूरी तरीके से सफल रहा। इसके साथ ही मंत्रालय सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के साथ वैक्सीन खरीद की समझौता को अंतिम रूप देने जुट गया है। जी हां, हालांकि वैक्सीन की कीमत और सप्लाई की गारंटी को लेकर बातचीत अटकी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि देश में
में बनी 2 वैक्सीन की पूरी दुनिया में मांग है। इसको देखते हुए यह जरूरी है कि यह सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। जी इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को खुद मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके वैक्सीन वितरण की प्रक्रिया को सही तरीके से चलाने में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिहार से बाहर जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने 2 दिन पहले तंज कसा था। जी हां, जीतन राम मांझी ने कहा था कि तेजस्वी यादव हनीमून मनाने गए हैं। अपने छोटे भाई के ऊपर मांझी के इस हमले का बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने अपने अंदाज में जवाब दिया है। जी हां, तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जीतन राम मांझी अपने बुढ़ापे का ख्याल रखें। बंद कमरे में मांझी क्या क्या करते हैं मुझे सब पता है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी पर जोरदार हमलावर करते हुए कहा है कि मांझी जी अपने आवास के कमरे में क्या क्या करते हैं मुझे सब पता है। जल्द ही मैं इसका पोल खोल के रख दूंगा। जीतन राम मांझी को बुढ़ापे का ख्याल रखना जरूरी है। जीतन राम मांझी को बुढ़ापे का ख्याल रखने की सलाह देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि उनका बेटा महिला पुलिस के साथ पकड़ा गया, लेकिन उन्हें यह दिखाई नहीं पड़ता है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अगर कोई बाहर गया है तो फिर क्या वह हनीमून मनाने जाता है या फिर कोई और काम से जाता है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में उनके कार्यकाल में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देरी हुई हो। जी हां, उन्होंने कहा है कि हमेशा से हम शुरुआत में ही पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार कर देते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को मुख्य सचिवालय में समीक्षा बैठक करने के बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। जी हां, गुरुवार को उनके साथ भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और दोनों मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई या नहीं, यह पूछे जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उन लोगों ने मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई बात नहीं की, बिल्कुल सहज और सामान्य बातें हुई। दोस्तों, शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के सकरा में बंधन बैंक को लूटने वाले अपराधी महज 10 घंटे में पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जी हां, पुलिस ने बीती रात पटना के कंकड़बाग में छापेमारी करके लूट की रकम समेत 4 अपराधियों को धर दबोचा यानी कि पकड़ा गया। आपको बता दें कि शुक्रवार की दोपहर तकरीबन 12:30 बजे अपराधियों ने सकरा प्रखंड में बंधन बैंक की शाखा को लूट लिया था। जी हां, यहां से 16,71,000 रुपए लूट हुई थी। इस घटना के बाद मुजफ्फरपुर से लेकर राजधानी पटना तक हरकंप मच गया था। आनन फानन में पुलिस की कई टीमों को अपराधियों को पकड़ने के लिए लगाया गया। सीसीटीवी फुटेज में लूट की पूरी वारदात कैद हुई थी। जहां एक्शन में आई पुलिस ने अपराधियों की पहचान करने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की। पटना के अलावा समस्तीपुर और बेगूसराय में भी छापेमारी होती रही और आखिरकार अपराधियों को पटना के कंकड़बाग से अरेस्ट किया गया। जहां इस गिरोह के पीछे समस्तीपुर और बेगूसराय गैंग का हाथ बताया जा रहा है। दोस्तों, प्रत्येक परिवार का सपना होता है कि उनका एक अपना आशियाना हो, घर हो। इन दिनों भवन निर्माण सामग्री की कीमत में बेहतासा वृद्धि से कई लोगों के घर निर्माण का बजट बिगाड़ दिया गया है। जी हां, भवन निर्माण सामग्रियां काफी महंगी हो गई है। भवन निर्माण सामग्री महंगा होने का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पहले जहां 1000 वर्ग फीट का मकान बनवाने में करीब 10 लाख रुपए खर्च होते थे, वही अब 11 से 12 लाख रुपए के बीच पहुंच गया है। लॉकडाउन के बाद उद्योग धंधे जहां अपने आप को संभालने में लगे, वही बढ़ती महंगाई से प्रभावित भी होने लगा। जहां दुकानदारों के मुताबिक कीमतें बढ़ने के कारण बिक्री पर असर पड़ रहा है। वैसे भी खरमास चल रहा है, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस बार बिक्री कम हो रही है। दोस्तों, देश भर के कई राज्यों में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बीते दिन हल्की बारिश दर्ज की गई। जी हां, पिछले दिनों दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हुई बारिश के बाद दिल्ली में शीतलहर बढ़ गई है। बढ़ती शीतलहर ने जरूर दिल्ली की ठंड में थोड़ा सा इजाफा किया है। जी हां, वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत बिहार में सुबह के वक्त घना कोहरा दर्ज किया गया है। जी हां, जिसके चलते लोगों को वाहन चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जारी है। मौसम की माने तो आने वाले दिनों में उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में शीतलहर के साथ ठंड और बढ़ेगी और न्यूनतम पारा गिरेगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करके जीतने वाले उम्मीदवारों के चुनाव को चुनौती दी है। लगभग हर पार्टी के उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। जी हां, किसी ने फर्जी वोटरों से वोट डलवाने तो किसी ने गलत हल्फनामे दाखिल करने का आधार बनाकर याचिका दायर की है। जानकारी के अनुसार अब तक 30 से ज्यादा चुनाव याचिका दायर की गई है। जी हां, गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इन सभी चुनाव के बाद हाईकोर्ट एक नोटिस जारी करके सूचना प्रकाशित करता है कि चुनाव याचिका किस जज के यहां दायर की जाएगी। ऐसे हाईकोर्ट में किसी भी प्रकार की चुनाव याचिका हाईकोर्ट परिसर स्थित कार्यालय में दायर की जाती है, लेकिन चुनाव याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया थोड़ी भिन्न है। जी हां, याचिका दायर करते समय संबंधित शख्स को अधिसूचित जज समक्ष उपस्थित रहना होता है।
दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में भरोसे का पर्याय बन चुके हैं। एक दौर था जब भाजपा कहती थी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कमल खिलेगी, तो लोग मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कमल खिल रहा है। शाहनवाज हुसैन ने शुक्रवार को पटना में मीडिया से बात करते हुए ये बातें बोल रहे थे। शाहनवाज हुसैन ने हाल ही में कश्मीर में परिषद चुनाव का हवाला देकर कहा कि चुनाव में जनता ने मोदी के नाम पर विश्वास जताया और भाजपा को शानदार जीत दिलाई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जमहूरियत का जो नारा दिया था, मोदी ने हकीकत बनाया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हैदराबाद और कश्मीर तो महज झांकी है, पश्चिम बंगाल अभी बाकी है। कश्मीर में संपन्न चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने कश्मीर में 10% भी विकास नहीं किया। आज कश्मीर का मुख्य मुद्दा विकास है, न कि धारा 370। उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। दोस्तों, बिहार में मकर संक्रांति से पहले कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। जहां मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में आज से 13 जनवरी तक तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। उसके बाद तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। जहां पहले की तरह ठंड पड़ सकती है। पूर्वानुमान अवधि में आसमान साफ तथा मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सुबह में हल्का कुहासा छाया रह सकता है। जहां इस दौरान अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पूर्वानुमान अवधि में औसतन 7 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की संभावना है। दोस्तों, सोशल मीडिया कमाल की चीज है। आए दिन यहाँ हैरान करने वाले तस्वीरें और फिर वीडियो दिखाई दे रही है। यहाँ फोटो और वीडियो का ऐसा खजाना है कि इन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, घटना चाहे किसी दूर दराज या फिर देहात के क्यों ना हो, 7 समुद्र पार विदेश में सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर आपको पलक झपकते ही मिल जाती है। जी हाँ, एक ऐसे ही तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 लोग एक बाइक पर सवार हैं। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। जी हाँ, पहले आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, फिर आगे या फिर पीछे, आपकी जिधर से भी मर्जी हो, आप उधर से बाइक पर सवार लोगों की गिनती शुरू कर सकते हैं। जी हां, इस बाइक पर आपको 7 लोग बैठे मिलेंगे, जिसमें हर उम्र के बच्चे, युवा और फिर महिला दिखेंगी। जी हां, पूरा का पूरा परिवार एक बाइक पर समा गया है। बाइक के आगे वाले हिस्से पर 3 बच्चे बैठे हैं। इसके बाद इन बच्चों के पिता, फिर एक बच्चा, इसके बाद सबके पीछे माँ और फिर उसकी गोद में एक छोटा मासूम सा बच्चा। जी हां, इस फोटो को 4 चांद लगा रहे हैं सामने में खड़े पुलिस ऑफिसर, जो हाथ जोड़कर इन्हें ऐसा ना करने की विनती कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह तस्वीर बिहार के ढाका की है। जी हां, यह ढाका बांग्लादेश का नहीं बल्कि अपने बिहार का है। ढाका नाम का यह शहर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में है। जी हां, ढाका थाने में तैनात दारोगा चंदन हाथ जोड़कर बाइक पर सवार लोगों से विनती कर रहे हैं कि वे ऐसा ना करें, अपने परिवार की जिंदगी को खतरे में ना डालें। इस तस्वीर को लोग सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल कर रहे हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की एक महिला पिछले 30 सालों से भी ज्यादा समय से केवल चाय पीकर जिंदा है। यह ताज्जुब तो यह है कि यह पूरी तरीके से स्वस्थ भी है। यह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के रहने वाली यह महिला सिर्फ चाय पीकर पिछले 33 सालों से जिंदा है और पूरी तरीके से स्वस्थ भी है। जो इस महिला को देखकर डॉक्टर भी हैरत में है। स्थानीय लोग उन्हें चाय वाली चाची के नाम से जानते हैं। जहां उनका नाम है पल्लवी देवी, जो कोरिया जिले के बैकुंठपुर विकास खंड के बड़ीदिया गाँव में रहती है। परिवार के लोगों की माने तो उन्होंने 33 सालों से जल को मुंह तक नहीं लगाया है और केवल चाय पर अपने को जिंदा रखा है। जहां कोरिया जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर बड़दिया नाम का एक गांव है, जहां पल्लवी देवी अपने पिता के घर पर रहती है। 44 वर्ष की चाय वाली चाची के पिता वितराम बताते हैं कि जब वो 6वीं कक्षा में थी, तब से ही उसने भोजन को छोड़ दिया। भाई का कहना है कि जब से हमने होश संभाला है, अपनी बहन को इसी तरीके से देखते आ रहे हैं। दिन ढलने के बाद चाय पीती है और इसी के सहारे रहती है। पल्लवी देवी की साल 1985 में शादी हुई, लेकिन पहली बार वापस आने के बाद दोबारा नहीं गई। पल्लवी देवी की इस आदत को लेकर डॉक्टर भी जांच की, लेकिन डॉक्टरों को कोई भी बीमारी का पता नहीं चल सका। पल्लवी देवी के एक भाई बिहारी लाल ने बताया कि परिवार में जिस जगह से दूध आता था, वहां पैसे देने में देरी हो गया था। दूध वाले ने परिवार को खरी खोटी सुनाई थी। इससे नाराज होकर पल्लवी देवी चाय पीने लगी। पल्लवी देवी को डॉक्टरों को भी दिखाया गया ताकि यह पता किया जा सके कि कहीं उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है। डॉक्टरों की जांच में उन्हें किसी भी बीमारी का पता नहीं चल सका। जी हाँ, कोरिया जिला के अस्पताल के डॉक्टर S.K. गुप्ता का कहना है कि वैज्ञानिक नजरिए से एक व्यक्ति 33 सालों तक सिर्फ चाय पीकर जिंदा नहीं रह सकता है। यह इस बात से बिल्कुल अलग है कि लोग 9 दिनों के लिए नवरात्रि पर व्रत रखते हैं और केवल चाय पीते हैं, लेकिन 33 साल बहुत ज्यादा हो जाते हैं और फिर यह संभव नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि यह बिल्कुल सही है।
दोस्तों, बिहार के गया में आर्मी भर्ती का आयोजन होने जा रहा है। जो लोग इस भर्ती रैली में भाग लेना चाहते हैं वे आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और अपनी योग्यता के मुताबिक आवेदन करें। जी हां, आर्मी भर्ती में भाग लेने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि आर्मी भर्ती रैली में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 8वीं 10वीं पास निर्धारित की गई है। भारतीय सेना ने विभिन्न विभागों में सोल्जर, जनरल ड्यूटी, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क और सोल्जर ट्रेडमेंट और सोल्जर टेक्निकल सहित सिपाही पद के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। जहां आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in। दोस्तों, केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में मक्का किसानों की तकदीर संवरेगी, उन्हें फसल की बेहतर कीमत मिलेगी। इसके लिए राज्य में ही पशु, मछली और पोल्ट्री फीड के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में पोल्ट्री फीड का बड़ा प्लांट लगाया गया है। जी हां, पोल्ट्री फीड प्लांट का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा है कि मनुष्य की तरह पशु, पक्षी और मत्स्य को भी बेहतर पोषण जरूरी है। कृषि आधारित फीड उत्पादन से इस पोषण को पूरा किया जा सकता है। इससे मक्के की खपत बढ़ेगी। बिहार से मक्का बाहर भी नहीं जाएगा। इससे किसानों को भी मक्का की सही कीमत मिलेगी। मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मक्के से एथनॉल बनाने की बात कही है। यह मक्के के लिए क्रांति होगी। दोस्तों, क्रिसमस और न्यू ईयर के बाद पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने उन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें फिर से नीतीश कुमार और फिर लालू प्रसाद का गठबंधन होने की चर्चा हो रही थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह कोई सवाल ही नहीं उठता। यह पूछना ही गलत है कि आरजेडी कभी नीतीश कुमार के साथ जाएगी। नीतीश कुमार की पार्टी तो बिहार में 4थे नंबर की पार्टी है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हो चुकी है। नीतीश कुमार जी से फिर से कोई दोस्ती की गुंजाइश नहीं है। दरअसल तेजस्वी यादव दिसंबर के आखिरी में बिहार से दिल्ली रवाना हो गए थे। उसके बाद वे सिर्फ ट्विटर पर दिख रहे थे। उसकी गैर हाजिरी को लेकर जेडीयू, बीजेपी के साथ साथ दूसरी पार्टी के नेता भी लगातार सवाल उठा रहे थे। 2 सप्ताह बाद तेजस्वी यादव ने आज पटना एयरपोर्ट पर लैंड किया, मीडिया से रूबरू हुए और फिर सीधे नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज में अब बिजली कंपनी अपने करीब 70,000 बिजली उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करने की कवायद शुरू कर दी है। इन सब के ऊपर इसलिए कार्रवाई की जाएगी क्योंकि ये सब के सब बिजली बिल जमा नहीं करते हैं। जी हां, पहले दौर में इसका कनेक्शन काटा जाएगा, उसके बाद भी बिल की राशि जमा नहीं होता है तो उनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज कराया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार बिजली कंपनी ने दिसंबर 2020 में 1 साल से बिजली बिल भुगतान नहीं करने वाले करीब 70,000 उपभोक्ताओं की सूची तैयार की है। दोस्तों, बिहार के भोजपुर जिले के संदेश के पूर्व विधायक अरुण यादव पर कभी भी ईडी शिकंजा कस सकता है। जी हां, बिहार पुलिस ने अरुण यादव की करोड़ों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव ईडी को भेजा है। सूत्रों के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जल्द पूर्व विधायक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अरुण यादव की 4 करोड़ 53 लाख की संपत्ति को जब्त करने का प्रस्ताव ईडी को भेज दिया गया है। इसमें जमीन, मकान से जुड़ी 34 अलग अलग संपत्तियां शामिल है। जी हां, इसके अलावा एक बैंक खाता को भी फ्रीज कर दिया गया है जिसमें करीब 5.5 लाख रुपए जमा थे। कागज पर इन संपत्तियों की जितनी भी कीमत दर्शाई गई है वास्तव में इनका बाजार मूल्य इससे कहीं ज्यादा है। यह अधिकतर जमीन भोजपुर जिले में है जबकि पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी में भी एक मकान है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट की शान महेंद्र सिंह धोनी इस वक्त अपने गृह नगर रांची में हैं। वे कुछ दिन पहले ही परिवार के साथ दुबई में छुट्टी मनाकर लौटे हैं। जहां रांची प्रवास के दौरान धोनी लंबे अरसे बाद सोशल मीडिया पर नजर आए। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उनकी यह पोस्ट खूब वायरल हो रही है जो हाल ही में उसने पोस्ट की थी। इस पोस्ट के कैप्शन में धोनी ने अपने मजाकिया अंदाज में लिखा है कि अगर मैं इस तरीके से फार्म आकर स्ट्रॉबेरी खाता रहूं तो फिर बाजार के लिए स्ट्रॉबेरी बचेगी ही नहीं। जहां वीडियो में धोनी अपने फार्म हाउस में दिख रहे हैं। स्ट्रॉबेरी दिखाते हुए उन्होंने अपना वीडियो शेयर किया है और वो अपने खेत में उगे स्ट्रॉबेरी खाते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक रामसेवक सिंह को जनता दल यूनाइटेड का यानी कि जेडीयू का अगले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जी हां, इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता वरिष्ठ नारायण सिंह इस पद को संभाल रहे थे। आपको बता दें कि बीते दिनों वरिष्ठ नारायण सिंह ने अपनी खराब सेहत का हवाला देकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से मुक्ति होने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि तब नीतीश कुमार की पहल पर उन्होंने अपना फैसला टाल दिया था। बिहार के हथुआ से 4 बार विधानसभा के सदस्य चुने गए रामसेवक सिंह कुशवाहा जाति से आते हैं।
हथुआ विधानसभा कुशवाहा बहुल्य क्षेत्र माना जाता है। राम सेवक सिंह की गिनती आमतौर पर कम बोलने वाले नेताओं में होती है। यह साफ सुथरी छवि की नेता होने के बावजूद भी उनके ऊपर हथुआ थाना में अपने विधानसभा क्षेत्र के एक युवक को बेरहमी से पीटने का भी आरोप है। इस मामले में वे जेल भी जा चुके हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।